सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। चैप्टर नंबर 10 का जो है जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे थे, उसका जो सेकंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 21 से। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 1 से लेकर 20 तक प्रश्न हो चुके हैं। 21 से शुरू करते हैं। आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं के कितने अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? आंसर है मतलब ऑप्शंस हैं 0.1 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, 0.3 मिलीग्राम या 0.4 मिलीग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 0.3 मिलीग्राम। आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं के अतिरिक्त 0.3 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है। कितना अतिरिक्त चाहिए? जितना चाहिए उससे जो है 0.3 मिलीग्राम अधिक चाहिए। किसको? गर्भवती महिला को। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। थायमीन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। देखिए, अब पिछले जो है चैप्टर्स जो है भूलने चालू हो गए होंगे आपको, मुझे पूरा विश्वास है। जो बहन नहीं दोहरा रही होंगी तो कृपया करके वीडियो के माध्यम से जो शॉर्ट नोट है उसके माध्यम से आप लोग जो है दोहराना चालू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग का एक तरह से क्या है, रीति रिवाज है कि वो भूलेगा ही भूलेगा कुछ दिन बाद। इसकी कमी से मस्तिष्क और हृदय में समस्याएं हो सकती है। मतलब कि थायमीन की कमी से क्या हो सकती है? मस्तिष्क और हृदय में समस्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? गर्भनाल द्वारा, आंत द्वारा, ग्रसनी द्वारा या आमाशय द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि गर्भनाल द्वारा। दिखा चुके हैं, इस फिर से दिखा दूंगा। ठीक है, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण जो है गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त से मिलता है। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण जो होता है, जो बच्चा पल रहा होता है उसको पोषण जो है गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त से मिलता है। गर्भनाल की भ्रूण को माता से जोड़ने का एक काम करता है। जो माँ से जोड़ने का जो काम करता है वो गर्भनाल कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं अंग्रेजी में, और थोड़ा सा लेह लैंग्वेज में बोलते तो खीड़ी कहते हैं। ठीक है, माता जो भी खाती है गर्भनाल के माध्यम से उसको पोषण बच्चे को मिलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करें कि गर्भनाल दिखा दें। ठीक है, देखिए यही जो है, ये जो दिख रहा है पोर्शन, ये वाला क्या है? प्लेसेंटा है। मतलब ये क्या है? एक मिनट, ये क्या है? ये गर्भनाल है। ठीक है, ये गर्भनाल है, बच्चे के नाभि से अटैच है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं अंग्रेजी में। इसी के द्वारा जो है रक्त के थ्रू माता के द्वारा पोषण, ऑक्सीजन जो है सब कुछ पहुंचता है बच्चे को। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है क्या है बताइए? जो है गर्भ है। ठीक है, गर्भ जिसमें मतलब कि इसको बोलते हैं कि यूटेरस। ठीक है, वो जो है गर्भ है, उसमें जो है ये प्लेसेंटा जो है अटैच है गर्भाशय से, और माँ को जो है गर्भनाल द्वारा क्या जा रहा है? खाना पानी बच्चे को पहुँच रहा है माँ के खून के द्वारा, और ऑक्सीजन भी पहुँच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं। तो प्रसव पीड़ा की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था को विस्कारण अवस्था या विस्फारण, विस्कारण नहीं विस्फारण है, फ है, विस्फारण अवस्था कहते हैं। द्वितीय अवस्था को निष्कासन अवस्था कहते हैं। मतलब पहले अवस्था में जो है कविक्स जो है अपना आकार जो है छोटे से 10 सेंटीमीटर करीब बदल रहा था। दूसरे अवस्था में क्या हो रहा था कि बच्चा पूरी तरह से निष्कासित निकल जा रहा था। और तीसरी अवस्था में क्या हो रहा था? तृतीय अवस्था में संपूर्ण निष्कासन, यानी कि जो भी प्लेसेंटा वगैरह झिल्लियाँ वगैरह थी वो निकल जा रही थी। तृतीय अवस्था में अप्सरा और अन्य झिल्लियाँ जो है का निष्कासन हो जाता है। तो प्रसव पीड़ा जो है 3 अवस्थाओं से होके गुजरता है। इस बात को ध्यान रखना है कि 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तीनों अवस्था अभी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये तीनों अवस्थाएं आपके सामने मौजूद हैं। ये प्रथम अवस्था है डायलेशन, यानी कि विस्फारण अवस्था, जिसमें जो है कविक्स, देखिए कविक्स का आकार जो है बदल रहा है, जो है इतना बड़ा हो जा रहा है कि जो है इससे बच्चे का जो है सिर निकल जाएगा। सिर निकलने के बाद क्या हो जाएगा? तो मतलब कहने का मतलब कविक्स के जो आकार बदलने का जो स्टेज है उसको प्रथम स्टेज कहा जाता है। दूसरी अवस्था में क्या है? दूसरी स्टेज में, यानी कि दूसरी अवस्था में बच्चे का सिर निकल रहा है, फिर उसको जो है रोटेट किया जा रहा है, तो एक कंधा निकल जा रहा है, एक कंधा निकालने के बाद दूसरा कंधा निकल रहा है, फिर धीरे से जो है बच्चे को खींच के बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है
कि जो बची हुई प्लेसेंटा झिल्ली है इसको जो धीरे से निकाल लिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये देखिए प्लेसेंटा दिख रहा है, इस तरह से जो है 3 स्टेज में हमारे जो है प्रसव पीड़ा प्रसव जो है समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतरीन ढंग से अब नहीं बताया जा सकता है। अब तक जो है समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार इसको रिवाइज भी कराया जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं छोड़ने हैं। जन्म के समय, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है। स्वस्थ शिशु का औसत भार की बात हो रही है। ठीक है, अब आपके गांव में किसी का 4 किलो का हो गया होगा, 4.5 किलो का हो गया होगा, किसी का 1.5 किलो का हो गया, तो उसकी बात नहीं हो रही है। औसत भार कितनी होती है, और एक स्वस्थ शिशु भी हो जाता है वो, तो 1 से 2 kg, 2 से 3 kg, 2.5 से 3 kg या 3 से 4 kg। तो जन्म के समय एक स्वस्थ, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2.5 से 3 kg। जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार लगभग जो है 2.5 से 3 kg, यानी कि 6 से 7 पाउंड होता है। देखिए ये पाउंड भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पाउंड में जब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। वो बस फंसाना है आपको कैसे भी उनको जो है एग्जाम से बाहर करना है। ठीक है, ये नहीं मतलब है कि आप सिलेक्ट होना ही नहीं हो रही है, क्योंकि उनको जो है निकालने की प्रक्रिया फॉलो करनी है। अच्छा, एक और बात, जब वजन बहुत ज़्यादा हो जाता था तो क्या हो जाता था, बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाता था तो योनि मार्ग छोटी हो जा रही थी, निकलने में समस्या हो रही थी। और बच्चा का वजन बहुत कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, जो है निकल ही नहीं पाएगा, उस पर प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। निकल भी जाएगा तो जो है इन्वायरमेंट से लड़ नहीं पाएगा, जीने में जो है असक्षम रहेगा। ठीक है, उसको ICU में रखना पड़ेगा। तो औसत भार से जो है सबसे बेस्ट होता है 2.5 से 3 kg वाला, इस पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, 25 पे आते हैं। जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थ का निष्कासन होता रहता है। मैं बताया था कि अंदर जो है गर्भाशय में बच्चा जो है किसमें तैरता है, एमोनियाटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। जो है बच्चा का शरीर जो है थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसके में जो है 3 से 4 दिन तक क्या रहता है, वो सूखने में समय लग जाता है, इसलिए उसका वजन घटता है। फिर जो है वजन बढ़ना चालू हो जाता है, और 10 दिन के बाद क्या होता है, लगभग बराबर हो जाता है। तो देखिए प्रथम 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन में, और 7 से 10 दिन में। तो उसका उत्तर जाएगा 3 से 4 दिन में। जन्म के बाद शिशु के शरीर में कितने दिनों तक तरल पदार्थ रहते हैं, तो 3 से 4 दिन तक तरल पदार्थ रहते हैं। प्रथम 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थों का निष्कासन होता है, जिससे उसका वजन घट जाता है। 4 से 5 दिनों बाद वजन जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तथा 10वें दिन जो है जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात प्रति सप्ताह जो है 250 से 400 ग्राम तक जो है 250 से 400 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता रहता है। प्रति सप्ताह कितना बढ़ता है, 250 से 400 ग्राम तक जो है शिशु का वजन बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ठीक है, देखिए सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः शिशु के जन्म के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 5। सामान्यतः जो है शिशु जन्म के 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार को देख लीजिए आप लोग, दिखा लिया गया है चैप्टर्स में, एकदम एक एक को बेहतरीन चित्र के साथ समझाने की पूरी कोशिश की गई। अब हमें पूरा आशा है कि जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, औजार की मदद से प्रसव होता है, उल्टा जन्म जिसको, ठीक है, आड़ा जन्म था, सिजेरियन सेक्शन था। ठीक है, जिसमें चीड़ फाड़ के निकाला जाता था। तो ये 5 सेक्शन थे। सामान्य प्रसव जो है 3 स्टेज में हुआ था, देखे थे आप। और औजार के मदद से जब बच्चा बड़ा हो जाता था, सीधे जो निकलने में परेशानी हो जाती थी, आड़ा तिरछा हो जाता था, तो औजार का प्रयोग कर रहे थे। और उल्टा हो जाता था, आड़ा तिरछा हो जाता था, तो भी औजार का प्रयोग करके जो उसको सीधा कर रहे थे। सिजेरियन में क्या होता था, जब बच्चा निकलने में असमर्थ है तो क्या कर रहे थे, कट लगा के सी सेक्शन करके पेट में जो है सी सेक्शन करके यहाँ से बच्चे को निकाल रहे थे। और उसके बाद क्या करते थे, निकालने के बाद जो है गर्भनाल को निकाल रहे थे, उसके बाद जो है यहाँ पे स्टिचिंग कर दे रहे थे। ठीक है, सिलाई कर दे रहे थे। तो इस तरह से जो है 5 प्रकार से जन्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक है, आते हैं 27 पे। कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए, माँ के छाती पर, लैब में, माँ से दूर या अन्यत्र स्थान पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ए, माँ के छाती पर रखना चाहिए। ठीक है, कई स्वास्थ्य संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे को माँ के छाती पर रख दिया जाए। विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात शिशु को माँ के छाती पर रखा जाए। यह माँ और बच्चे के दोनों के त्वचा से त्वचा के संपर्क का अनुभव करने की अनुमति देता है। जब माँ और बच्चा जो है एक दूसरे से त्वचा का अनुभव करते हैं तो क्या होता है, एक इंटरनल हार्मोन सिक्रेशन होता है जो अपनत्व को, जो मातृत्व को उसके अंदर जो है जन्म देता है। और
माँ के जो अंदर दूध सेक्रेशन होता है उसको भी हेल्प मिलती है, ठीक है, एंजाइम्स का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 पे आते हैं। चीरफाड़ से प्रसव सीजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है। शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी को खतरा होना, माँ की योनि मार्ग का सकरा होना, शिशु का उल्टा या आड़ा होना। तो इसको जो है उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभी केस में, ये सभी केस में जो है जब शिशु का आकार बहुत बड़ा होता है, नहीं निकल पाता है, तो भी सीजेरियन किया जाता है। शिशु सामान्य प्रसव के निकालने में उसकी जिंदगी खतरा होता है तो भी सीजेरियन किया जाता है। माँ की योनि मार्ग बहुत छोटी होती है तो भी सीजेरियन किया जाता है। और जब शिशु जो है उल्टा हो जाता है या आड़ा हो जाता है तो भी जो है सीजेरियन किया जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, उपयुक्त सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच से तात्पर्य है। अब उल्टा प्रसव में क्या हो रहा था, पहले पैर आ रहा था, सीधा प्रसव में पहले सिर आता है, ध्यान रखिएगा। सिर से गर्भाशय के ऊपर की ओर, सिर से गर्भाशय से नीचे की ओर, पैर से गर्भाशय से ऊपर की ओर, पैर से गर्भाशय से नीचे की ओर। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 4। सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है, ठीक है, किसमें, उल्टा प्रसव में, और पैर गर्भाशय में नीचे की ओर होता है। तो ये दोनों बातें सच है, ठीक है। अरे एक ही बात है, सिर जब ऊपर होगा तो पैर नीचे ही होगा, या पैर नीचे होगा तो सिर ऊपर ही होगा। तो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है क्वेश्चन में दिया था, इसको जो है इस हिसाब से हम लोगों को अटेंड करना है। उल्टा प्रसव या ब्रीच बर्थ, उसको ब्रीच बर्थ अंग्रेजी में कहते हैं, का आशय होता है कि शिशु के पैर या नितंब पहले माँ की योनि से बाहर आते हैं, ठीक है, आने की स्थिति में होता है, जबकि शिशु का सिर जो है बाद में आता है। क्वेश्चन संख्या 30 पे आते हैं। अब ऐसे प्रश्न जो है लेक्चर अटेंड करने के बाद बहुत आसान लग रहे होंगे, ठीक है। आसान नहीं लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने जो है भागा भागा देखने की कोशिश की है या देखा ही नहीं है। तो कृपया करके पहले लेक्चर को देखिए, ठीक है। लेक्चर बहुत ज़रूरी है एक नॉलेज के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए, ठीक है, अच्छी जो है विषय पे पकड़ बनाने के लिए। किस प्रकार के प्रसव से में समय व जटिलताएं कम होती हैं। किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं, देखते देखते उड़ा देना चाहिए इसको। प्राकृतिक बर्थ में, चीरफाड़ बर्थ में, आड़ा बर्थ में या उल्टा बर्थ में। तो उसका उत्तर ये है कि प्राकृतिक बर्थ में दर्द तो होता है लेकिन बहुत ही जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बड़ा सही होता है, ठीक है। प्राकृतिक अथवा तुरंत जो है डॉक्टर छोड़ भी देते हैं, 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 1 दिन बाद छोड़ देते हैं, ठीक है, कि जाइए घर जाइए। प्राकृतिक या सामान्य प्रसव में समय और जटिलताएं कम होती हैं क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रसव होता है। इसमें जो है गर्भवती 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चों को जन्म देती है, बिना किसी विशेष परेशानी के जन्म देती है, ठीक है। लगभग 80 से 85% जो है महिलाओं का सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, बिल्कुल 80 से 85% जो है संभावनाएं होती हैं। जो 15 से 20% केस बिगड़ता है, ठीक है, वही बिगड़ता है, उसमें चीरफाड़ की जरूरत होती है, औजार की जरूरत होती है। अन्य में जो है 80-85% प्राकृतिक बर्थ ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पे आते हैं। अस्पताल में प्रसव कराने के संबंध में सही कथन है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न बनेंगे तो 4-5 अगर ऑप्शन दिखेगा, आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो आप घबरा जाएंगे, ठीक है। भले कितना भी आसान प्रश्न है, घबरा जाएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज का लेवल जो है बढ़ा नहीं रहेगा, जो है, ठीक है, और सोचने की क्षमता बढ़ी नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन की अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विषय के ज्ञान के साथ क्वेश्चन का अभ्यास करिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, माँ व शिशु को देखभाल उचित और वैज्ञानिक रीति से होती है। अस्पताल में जो है प्रसव करने के क्या संबंध, कथन सही है। माँ और शिशु का देखभाल जो है क्या होती है, उचित और वैज्ञानिक तरीके से होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी परेशानी आती है तो क्या होती है, डॉक्टरी सुविधाएं मिल जाती हैं। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है, ये हमेशा सही नहीं है, ठीक है। ये बात सही है लेकिन हमेशा सही नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3 सही होगा। अस्पताल में प्रसव कराने से माँ और शिशु को उचित तथा वैज्ञानिक रीति से सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा स्टाफों का 3 टीम होता है, टीम लिखा है, 3 नहीं, टीम होती है जो प्रसूता के देखभाल करती है। सरकारी प्रसव केंद्रों में निर्धन महिलाओं के लिए प्रसव के मुफ्त सेवाएं, साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था होती है, ठीक है। सरकारी सुविधाएं बहुत होती हैं, आपको लगता है नहीं है तो एक बार जाकर देख लीजिए। वहाँ पर जो एकदम निर्धन लोग होते हैं उनको जो है उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो लोग जो है एकदम समझ जाइए कि ये एक तरह से सरकार जो है बहुत ही बड़ा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और जो डॉक्टर्स इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं वो जानिए कि बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ठीक है,
तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट अस्पतालों में, इसमें कोई शक नहीं है। स्त्री में ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होती है 15 से 16 वर्ष में, 12 से 13 वर्ष में, 14 से 15 वर्ष में या 10 से 11 वर्ष में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 12 से 13 वर्ष में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ऋतुस्राव जो है चक्र होना प्रारंभ हो जाता है। स्त्री ये टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे आज शाम को, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। स्त्री ऋतुस्राव चक्र का आरंभ जो है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है, 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस जो है स्राव काल में गर्भावस्था छोड़कर प्रति जो है 26 से 28 दिनों तक की अवधि का गर्भाशय से रक्त तथा इनकी आंतरिक दीवार से श्लेष का स्राव होता है। कहने का मतलब है कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जो 26 से 28 दिन का गैप होता है। यह स्राव 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है, बिल्कुल चलता है, जो MC आती है 3 से 4 दिन तक चलता है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र भी कहा जाता है। सारे नाम एकदम याद होने चाहिए, ये नहीं कि नाम आ जाए तो ये नया नाम कहाँ से आ गया, सारे नए नाम जो है एकदम रट जाने चाहिए, ठीक है। या रजो धर्म क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, ऋतुस्राव क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, तीनों एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 33 पे आते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है? ऋतुस्राव के हो जाने के बाद कितने दिनों बाद जो है होता है क्या अंडाणु का उत्सर्जन? इसको तो मुंह से कई बार बोल चुके हैं, 18 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 14 दिनों बाद या 11 दिनों बाद। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 14 दिनों बाद होता है। 14 दिनों के बाद अगर मिल जाता है उसको शुक्राणु, तो जो है क्या होता है, बच्चा निषेचित हो जाता है, मतलब जो है जाइगोट बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक है। ऋतुस्राव के आरंभ होने के 14 दिनों बाद अंडोत्सर्जन होता है। यह अंडोत्सर्जन जो है दोनों अंडों से बारी बारी से होता रहता है, बारी बारी से दोनों जो है अंडाशयों से होता रहता है, ठीक है। और 14 दिनों में जो है अंडोत्सर्जन होता है, इसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, रजोधर्म के बाद। क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना कहलाता है। जब मासिक चक्र प्रथम बार आता है तो उसको क्या कहते हैं? रजोनिवृत्त कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं, तो ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मेनार्की। लड़कियों में मासिक धर्म का ऋतुस्राव चक्र में प्रथम बार आना 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है, इसी से मेनार्की कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठान का स्राव होता है। प्रतिष्ठान का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियस से, अंडवाहिनियाँ से, गर्भाशय से या नाभि रज्जु से। तो जब अंडाशय पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज़ को बताए थे, ये चीज़ को बताए थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अंडोत्सर्जन का उत्प्रांत जो है पुटक फोलिकल पीले रंग का हो जाता है, जिसे पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियस कहते हैं। इस पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियस से प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। किससे होता है? कार्पस ल्यूटियस से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये रट लीजिएगा प्रश्न। कार्पस ल्यूटियस चित्र में हम दिखाए थे। भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? भ्रूणीय विकास के किस सप्ताह में हाथ का, पैर का, श्वसन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? तो 7 से 9वें सप्ताह के मध्य, 11 से 15वें सप्ताह के मध्य, 14 से 17वें सप्ताह के मध्य या 5 से 6वें सप्ताह के मध्य। तो इसका उत्तर है ए, यानी कि 7 से 9वें सप्ताह के मध्य। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज के भ्रूण के तथा युग्मज के होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 7 से 9 सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? 7 से 9 माह तक जो है, सप्ताह तक हाथ, पैर का, श्वसन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, पाचन तंत्र का सबका निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस सबको जो है वीक वाइज याद रखना है। मैक्सिमम चीज़ों को तो इसमें कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो उतना भी अगर याद कर लेते हैं तो एलिमिनेट करके आप जो है उत्तर निकाल सकते हैं। किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? तो 8 माह तक, 9 माह तक, 7 माह तक या 10वें माह तक। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 7वें माह तक, ठीक है। चौथे माह में सिर व शरीर पर रोएं, 5वें माह में आहारनाल, रुधिर व अस्थिर मज्जा, 6वें माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है तथा 7वें माह में तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं, ठीक है।
मतलब कि 7वें माह तक शिशु के सभी अंग काम कर लेते, तभी तो कहते हैं कि 7 माह बाद ही अगर बच्चा पैदा होता है तो जिंदा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी अंग जो है पूर्ण रूप से लगभग डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वें-9वें महीने में क्या होता है, ये जो है और अपने आप को थोड़ा सा विकसित करते हैं और अपने आप को थोड़ा और मजबूत करते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, 7 माह तक जो है, 7 मासा तो नहीं, 7 मासा लड़का हुआ है कहते हैं गाँव में। तो कहने का मतलब कि 7 माह तक जो है अपने आप को पूरी तरह से जो है बच्चा डेवलप कर लेता है, अपने अंदरूनी अंगों को, बाहरी अंगों को, और जो है अगर 7 माह में बच्चा पैदा भी हो जाता है तो जीने के लिए लायक होता है बाहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 7 माह में सभी अंग जो है अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 पर आते हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र का समाप्त हो जाना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है, ओब्लिविटी कहलाता है, लिबर्टीज फेज कहलाता है, टेम्पो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपाज कहलाता है। रजोनिवृत्ति या प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो 40 से 50 वर्ष की आयु में घटित होता है। 40-50 वर्ष की आयु में घटित होता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या होती है कि लगभग बच्चे पैदा करने के लायक नहीं होती हैं, क्योंकि जो है प्राकृतिक रूप से जो है वो क्या होती हैं, अंडाणु विसर्जित करने में असक्षम हो जाती हैं। ठीक है, ये उम्र का खेल है और प्रकृति का खेल है, जो भी कहिए। पीरियड्स के दौरान सफाई हेतु उपयोग की जाती है। क्या उपयोग की जाती है? सैनिटरी नैपकिन का, टेम्पोन का, मासिक धर्म कप्स का। तो इसको उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सभी। सैनिटरी नैपकिन का, टेम्पोन का या मासिक धर्म कप्स का। पीरियड्स के दौरान सफाई सैनिटरी नैपकिन, टेम्पोन व मासिक धर्म का कप्स का उपयोग होता है। सैनिटरी नैपकिन में उपस्थित जेल रक्त से प्राकृतिक प्रतिक्रिया करके संक्रमण व रेसेज को नियंत्रित करता है। क्या करता है? सैनिटरी नैपकिन में उपस्थित जेल जो है रक्त से प्रतिक्रिया करके संक्रमण व रेसेज को नियंत्रित करता है, मतलब कि संक्रमण को रोकता है। मासिक धर्म कप्स जो है पीरियड को ब्लड को इकट्ठा करने में मदद करता है। मासिक धर्म क्या करता है? मासिक धर्म कप्स जो है, जो पीरियड का ब्लड होता है उसको क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। कप से समझिए कि कप तरह का हो, एक कप है, ठीक है, जो मासिक धर्म को इकट्ठा करता है। अच्छा, कृपया करके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने डाउट्स को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या समस्या आ रही है। ठीक है, और कमेंट जो है आप लोग का जो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करने का रेट बहुत ही घट गया है, कृपया करके इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आज लास्ट पे आते हैं, 40 पे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किन विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं। मासिक धर्म के दौरान जो है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, फिलहाल जो है बहुत ही नेचुरल चैप्टर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है ऐसे भी जवाब दे सकते हैं इसको चीज़ को। ठीक है, तो मतलब कि विशिष्ट लक्षणों का कौन सा विशिष्ट लक्षण अनुभव करती हैं महिलाएं मासिक धर्म के दौरान? तो रक्तस्राव के अलावा पेट में ऐंठन भी होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेट में सूजन होता है, पीरियड्स से पहले कब्ज होती है, उल्टी आता है। तो देखिए इसका उत्तर डी है, सही, सभी सही है। ठीक है, लेकिन ये सबको ये समस्याएं नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि बॉडी की बनावट कैसी है, कैसी कॉम्प्लिकेशंस उनमें हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। सब में ये बात नहीं होती है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, रक्तस्राव के अलावा पेट में ऐंठन होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होता है, किसी किसी को पेट में सूजन भी होती है, किसी को पीरियड्स में कब्ज होते हैं पीरियड्स से पहले, किसी को उल्टी आती है। देखिए रक्तस्राव के अलावा महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उपयुक्त सभी लक्षण अनुभव करते हैं। ये लक्षण मासिक धर्म के दौरान बाद में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक महिला का इन लक्षणों का अनुभव करें आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सब लोग ये ऐसा अनुभव करें, कोई सही अच्छी वो नहीं है, ये सब बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। मतलब किसका कैसा शरीर का बनावट है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, क्या है, जो भी है, काम करने का क्या तरीका है, तो इस तरह से सब पे डिपेंड करता है। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।